नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग दुनिया के लिए क्या सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। दुनिया के कई देशों में सड़कों पर प्रदर्शन, विरोध और मातम पसरा हुआ है। ख़ामेनी की मौत पर ईरान सरकार ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और 1 सप्ताह की छुट्टी की घोषणा की है। पाकिस्तान में कराची में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जहां हथियारबंद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई और कई लोग मारे गए हैं। बगदाद के ग्रीन जोन के बाहरी हिस्सों में समर्थक सड़कों पर उतरे और अमेरिकी और इजरायली नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। अब अमेरिका और इजराइल के हमले में अली ख़ामेनी की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन शुरू हो गया है। वरिष्ठ धर्मगुरु अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो भारत में भी ख़ामेनी की मौत की खबर पर खासकर शिया समुदाय और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में मातमी प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के ईरान कल्चरल हाउस के बाहर और जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में भी शिया समुदाय ने शोक और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। श्रीनगर में सैकड़ों शिया मुसलमानों ने विरोध और शोक प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने ख़ामेनी के चित्र, काले झंडे और शोक के गीतों के साथ अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ भी संभल है, अलीगढ़ है, लखनऊ और अन्य स्थानों पर शिया समुदाय के लोग सड़कों पर निकले और ख़ामेनी की मौत पर आक्रोश जताया है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण विरोध के बीच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी भी दिखाई दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में भी शिया समुदाय के मुस्लिम वर्ग के लोग सड़कों पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम पूरी तरह से विश्व राजनीति, धार्मिक भावनाएं और क्षेत्रीय तनावों का जटिल मिला-जुला परिणाम है। ख़ामेनी न केवल ईरान के सर्वोच्च नेता थे, बल्कि कई शिया समुदायों में वे एक आध्यात्मिक प्रतीक भी माने जाते थे, जबकि उनके शासन को कई देशों और समूहों में आलोचना और विरोध भी मिला है। उनकी मौत पर प्रतिक्रियाएं केवल शोक या विरोध तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी उभर कर आए हैं। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय नैतिकता का घोर उल्लंघन बताया, जबकि चाइना ने तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने और संवाद बहाल करने की मांग की है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत की खबर पर भारत के विभिन्न हिस्सों में भी समर्थकों और समुदायों के लोगों ने सड़कों पर आक्रोश और शोक दोनों के रूप में प्रतिक्रिया दी है। भारत और ईरान के संबंधों में भावनात्मक समर्थन और राजनयिक सम्मान मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका इजराइल के साथ भारत के संबंध और मध्य पूर्व की बदलती राजनीति भारत की विदेश नीति को नए सिरे से सोचने की चुनौती भी दे रही है। चलिए, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी पहले आपको सुनाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे, खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। पर चूंकि हाल ही में जो पॉलिसी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक तरफा रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल एक आम मुल्क की तरफ बन गए हैं। कल ईरान में हादसा हुआ है, यानी अयातुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसा अलमिया है, ये एक ऐसा वाक़या है कि पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त ईरान की हालत ये है कि जितने भी ईरान के शहर हैं वहाँ पर लोग सड़कों पे हैं और उनका एक नारा है कि हम इंतकाम लेंगे और शदीद हमला होना चाहिए और हमको इनसे इंतकाम लेना है। नहीं, विरोध नहीं, शोक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े एक आलिम ख़ामेनी साहब की उसमें डेथ हो गई है और ये हमारा शोक का समय है और कोई प्रदर्शन नहीं है और हम शोक मना रहे हैं और 3 दिन तक हम शोक मनाएंगे। अयातुल्लाह सैयद ख़ामेनी साहब थे, एक मर्जा थे। इन्होंने फिलिस्तीन गाजा में जो जुल्म सितम हुए थे बेगुनाह पे, वो डट के खड़े रहे और इसके अलावा इन्होंने ये सीख बताई लोगों को
कि जुल्म के सामने कभी झुका नहीं जाता है। इन्होंने ये बताया, ये साबित किया कि जुल्म के आगे झुकाया नहीं जाता, उसको डट के सामने खड़ा होके जुल्म के आगे आवाज उठाना चाहिए। बहुत मेरा वालिद से भी ज्यादा, मेरे पिता से भी ज्यादा ध्यान करता था। या शियास के लिए ये बहुत सैड बात है, बिकॉज वो सुप्रीम लीडर ऑफ शियास ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक यूएस एंड इसराइल, नेतन्याहू एंड ट्रम्प, इन्होंने प्रीएम्प्टिव अटैक बोल के ये कर दिया, राइट? बट दिस इज ऑल अ लाई, बिकॉज ट्रम्प एंड नेतन्याहू दोनों जो है वो जेनोसाइड को, वी ऑल सी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, राइट? एंड ईरान वाज द ओनली नेशन दैट वाज स्पीकिंग अगेंस्ट इट, तो इसीलिए अटैक हो गया। इतना बड़ा सदमा अभी आप देख ही सकते हैं, जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे हम कमेमोरेट करने आए हैं, मौन करने आए हैं। हमेशा वही एक सोल इंसान थे जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हुए। अपने ईरान के लिए उन्होंने, ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए जो इन्होंने सेल्फलेसली किया है वो काबिल तारीफ है। कोई इतना लीडर इस लेवल पर नहीं करता कि अपने जान को जोखिम में डाल के वो दूसरे लोगों के लिए खड़े हो, फिलिस्तीन के इनोसेंट सिविलियंस के लिए, सीरियंस के लिए। तो इट्स नॉट ओनली लॉस फॉर शिया कम्युनिटी, बट जो जितने भी ऑप्रेस थे उन सब के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल बाप समान थे। इन्होंने बहुत हम मतलब शिया गाजा की बहुत हेल्प की। उन्होंने जुल्म के जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इन पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है कि मतलब हमें हमारे खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया, उनके बेटे को, उनकी बेटी को, उनको दामाद को शहीद कर दिया गया। हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। बहुत बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घड़ी है, बहुत ज़्यादा पूरी इंसानियत के लिए दुखद घड़ी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजलूमों के लिए काम किया, हमेशा फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। खामनाई साहब ने हमेशा अपने लिए कभी उन्होंने नहीं जिया, हमेशा मजलूमों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और अमेरिका ने धोखे से उनको कत्ल कर दिया। बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा। हिंदुस्तान से बहुत अच्छे चाबहार पोर्ट पे मतलब काफ़ी डील्स हुई थी, बात भी हुई थी। इस टाइम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो प्रॉपरली क्लोज कर दिया गया है, जिससे हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे मतलब महंगाई वगैरह बढ़ जाए। तेल की कीमतों में असर पड़ सकता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया जो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजते हैं, वो जाहिर सी बात है अगर तेल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती करी है। अमेरिका ये चाहता है कि हम अपनी दादागिरी से पूरे दुनिया पे राज करें, पूरे हुकूमत करें। ऐसा होने नहीं देंगे। ये पूरी दुनिया, देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खामेनेई की मौत पर अरब देशों में मातम है, लगातार लोग सड़कों पर आए हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आज जो वर्ग सड़कों पर है कुछ तो किया ही होगा, इसीलिए आज उनके लिए वो इतना दुख और इतनी संवेदनाएं रख रहे हैं। लेकिन जहां तक इजराइल और अमेरिका की बात है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लगातार जो चीज़ें आई हैं, पहले से कहा गया था, आखिरकार ये और कितना अब चलेगा और आगे की तस्वीर क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल जैसा है। तो भारत में भी खामेनेई की मौत पर जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, कश्मीर में भी कई जगह विरोध हुआ है, यूपी में भी प्रदर्शन पर हाई अलर्ट किया गया है, और शिया आबादी वाले इलाकों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो खामेनेई की मौत ईरान में जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसका मातम है, और शिया समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर आया है। प्रदर्शनों में खामेनेई की तस्वीरें और ईरान के समर्थन में बैनर भी दिखाए गए हैं, साथ ही काले झंडे और पारंपरिक शोक गीत भी गाए गए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति की अपील की है और ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चलिए, तो खामेनेई की मौत पर पूरी दुनिया में एक तरीके से मातम है, और ये इजराइल के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि उनका टारगेट ही था खामेनेई की मौत। ठीक है, वॉशिंगटन में जश्न का माहौल है, लेकिन लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, जो बता रहे हैं और जो तस्वीरें हैं, और ईरान को लगता है, उन्होंने कहा भी है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो ये हम कल भी इस चर्चा में थे, और ईरान को कम नहीं आंका जा सकता, भले ही सुप्रीम लीडर नहीं है, लेकिन उसके पीछे वो उनको क्योंकि पहले से अंदेशा था कि उनकी हत्या पहले ही हो सकती है, पहले भी जब ये वॉर हुआ एक बार, उसके बाद
स्थित। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी खड़े तो किए थे, लेकिन ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े संकट का संकेत बिल्कुल देती है। इसे नकारा नहीं जा सकता और इस घटना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो आने वाली तस्वीर क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में डॉक्टर एचएन उपाध्याय, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, अब से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शारदा जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सुन पा रही हूँ मैं, सुन पा रही हूँ। ठीक है, अभी आपकी आवाज आई मैम। क्योंकि लगातार कल से आज तक बहुत कुछ बदल गया और बदली हुई तस्वीर जो दिख रही है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इजराइल का मकसद ही था, पहले भी जब एक बार वॉर की बात हुई तब भी उनका मकसद था कि कैसे भी करके खामेनेई को मार दिया जाए, और ये शायद उनको अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी खड़े किए थे। देखिए, आने वाले समय में ईरान को कैसे संभालेंगे, क्या होगा, ये तो होगा सेकेंडरी, लेकिन इसका बदला लेने की जो बात हो रही है, या हम इस तरीके से देखें कि अब क्या वाकई अमेरिका इजराइल के लिए इसे बहुत बड़ी जीत माना जाए, या अभी भी जो संकट है वो है और ये लड़ाई कैसे रुक पाएगी? सभी को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट और दर्शकों को। असल में राखी जी, बात यह है कि अपनी विजय पताका तो इजराइल और अमेरिका लगातार फहराते रहे हैं। हर मामले में 20 देशों की बर्बादी के बाद ये अपना झंडा बुलंद करते रहे हैं, लेकिन क्या ये मानवता की दृष्टि से और क्या अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने में कामयाब हुए हैं? आज तक जितने भी अटैक इन्होंने किए हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपनी सीमाओं से, ये दादागिरी जो अमेरिका दिखाता है, विशेषकर जो मध्य एशिया में इसकी जो गिद्ध दृष्टि हमेशा से रही है तेल के कारण, कभी ये सीरिया, कभी लीबिया, कभी ये इराक को बर्बाद करता है, कभी ये मतलब हमेशा इसका जो फलस्तीन के मामले में रुख देख लीजिए, और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह, बिगड़ैल जो एक होता है कि भाई उसको शह देते हुए इजराइल को ये नाचने के लिए तैयार करता रहता है, क्योंकि इजराइल की औकात इस मामले में इतनी नहीं है। लेकिन इजराइल जिस दुष्टता से और जिस तरीके से अलग अलग मजाक की मदद से, या अभी एप्स्टीन के मामले जो आए हैं सामने, उन सबको लेकर किस तरीके से विश्व में अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी चलती रहती है, उस सबको देखते हुए जो भी इनके सामने सर उठाकर अपने देश और अपनी जमीन और अपने लोगों के हित की बात करता है, तभी ये उनके आंख की किरकिरी बन जाता है। चाहे वो एक टाइम पे सद्दाम हुसैन थे, चाहे अभी ये खमेनेई थे, और चाहे कोई भी। कल को अगर मोदी जी भी कहें कि भाई नहीं, हम तो सर ऊंचा करके जिएंगे, तो ये उनके सर को कलम करने में देर नहीं लगाएंगे। ये बेकार का भ्रम पाले हुए हैं हम लोग कि हम तटस्थ हैं और हम अपने हितों का देख रहे हैं। हमारे हितों की बलि चढ़ती रहती है और हम चरणों में झुके रहते हैं, तो इस बात से वो बहुत खुश हैं। तो इसी तरह से ये जो अभी ईरान के ऊपर अटैक करना, अब सोचिए ना, वियतनाम के साथ कितने सालों तक जो एक इनके गले का सांप बन गया था। वियतनाम के लोग तो लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए, जैसे आज ईरान लड़ रहा है अपनी जमीन के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने आप के लिए लड़ रहा है वो। और अमेरिकी फौजें या इजरायली फौजें किसके लिए लड़ रही हैं? केवल अपना वर्चस्व और दुनिया में अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए। जैसे वो किसी गांव का गुंडा नहीं होता है कि गांव के किसी भी घर में किसी के पास कोई अच्छी चीज है, चाहे वो कोई पशु है, चाहे कोई जमीन जायदाद है, और चाहे कोई बहन बेटी है, तो वो गुंडा कहता है ये सब मेरा है। इसी तरह से आज अमेरिका जो है, अमेरिका विश्व स्तर पर गुंडाई पर उतारू है, और विश्व का अगर सबसे आतंकवादी किसी को खिताब दिया जाना चाहिए तो वो अमेरिका और इजराइल को दिया जाना चाहिए। 70-80 हजार अबोध बालकों की, बेटियों की, बच्चों की हत्याएं करके, और किस तरीके से अभी भी 60-70 बेटियों के उसने स्कूल पर आक्रमण किया है,
इनको शर्म तो आती नहीं है बिल्कुल भी। इतनी थू थू चारों तरफ होती रहे, क्यों नहीं शर्म आती है? क्योंकि जिनके कंधों पर मानवता की रक्षा का भार था, विश्व की मानव संस्थाएं जो थी, वो आज बिल्कुल बेअसर हो गई हैं। और इनका आतंक जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और किसी भी, यहाँ तक कि चाइना जैसे देश भी अपना मुंह पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। क्या कौन सी ऐसी मुसीबत है भाई? इतना स्वार्थी हो गया ये विश्व कि अबोध बालकों को मरते हुए देख के, चाहे फलस्तीन में मरे, चाहे ईरान में मरे, चाहे वो कहीं और मरे, कल को कहीं पर भी मरे, तो आज विश्व समुदाय से कोई उम्मीद विश्व को रही नहीं है। और इस अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गुंडे को, ये जो आतंकवाद के नाम पर दूसरे देशों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जो साजिशें रच रहा है अमेरिका और इजराइल, इसका पूरे विश्व पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है, खास करके हमारे जैसे देशों पर। क्योंकि हमारे जो हम बिल्कुल घुटनों के बल इनके चरणों में गिरे हुए हैं कि जी, चाहे चाबहार एयरपोर्ट से बाहर जाने की बात हो, चाहे इजराइल को बिल्कुल पुरजोर समर्थन देने की बात हो, चाहे उनके हर बात के लिए हाँ में हाँ मिलाने की बात हो, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी शायद कमजोर पड़ गई है कि जिस तरीके से हमने नेतृत्व किया था एक जमाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, और हम बिल्कुल जब हम भुखमरी का शिकार थे, जब हमारे यहाँ गेहूं पैदा नहीं होता था, तब हम सर ऊंचा करके जीते थे। और तब लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने एक टाइम रोटी खाने का जो एक व्रत रखने का, मंगलवार को व्रत रखने का, और करोड़ों आबादी के लोगों को ये कहा था कि भले ही हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम अमेरिका को अपनी खेती में प्रवेश नहीं करने देंगे। आज हम उलट जा रहे हैं। आज हम निर्यात करने की पोजीशन में होते हुए भी उसकी गुंडई को बर्दाश्त कर रहे हैं, बदमाशियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक समुदाय विशेष सड़कों पर उतर रहा है, वो उनके दिल का दर्द है। अब हम लोग तो किसी धार्मिक उससे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्द तो हमारे दिल में भी है कि किसी को इस तरह से मारना, घर में घुसकर बिना किसी अपराध के। अपराध सिर्फ यही है, अरे तुम पाकिस्तान के ठिकानों पर नहीं जा रहे हो। पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, जिसने परमाणु बम बनाया हुआ है, उसको तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो। और इसने तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और वो समझौते की बात भी चल रही थी और समझौता हो भी गया था। तो किस तरीके से आक्रमण किया गया है, इससे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि ये किसी के सगे तो है नहीं। कल को अगर मान लो हम भी जो इतने कुर्बानियां दे रहे हैं इनके लिए, ये हमारे भी सगे कभी होंगे, इसकी कोई उम्मीद है नहीं। राखी ठीक है मैम, यही मुझे कहना है। वापस आऊंगी। थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? थपलियाल जी क्या कहेंगे? एक मूल प्रश्न आज यही आया, पूरा सिनेरियो, पूरी तस्वीरें देखने के बाद अब आने वाली तस्वीर क्या दिखती है? एक सवाल तो बहुत जेन्युइनली हुआ कि क्या इजराइल और अमेरिका यदि इतना खुश हो रहे हैं या जश्न मना रहे हैं कि हमने वहाँ के सुप्रीम लीडर को मारकर बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन क्या हम ईरान को खामेनेई की हत्या के बाद कमज़ोर समझें, नहीं समझें? रक्षा के और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें आने वाली तस्वीर? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा। सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका। सर बोलिए फिर से। हाँ, पता नहीं, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं, एक बार दोबारा से कनेक्ट करके, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तब तक कौसर हसन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। कौसर हसन जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? तमाम जो शिया कम्युनिटी है सड़कों पर है, उनका दर्द है, वो जिस तरीके से मानते थे, लेकिन आने वाली तस्वीर क्या? देखिए, सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, ये तस्वीरें नहीं आनी थी मगर आई हैं। आगे क्या, इस विषय को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर आमंत्रित करने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा उसमें दो बातें हैं कि एक तो प्रतिक्रिया और फिर आगे क्या। तो सबसे पहली बात यह है कि ईरान और जॉर्डन दो ऐसे देश हैं जहां पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वंशज सत्ता में हैं। जॉर्डन के शाह हुसैन और उनका परिवार, और ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जो कि वंशज है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये वहाँ की सत्ता पर थे। तो जिस प्रकार से कायराना तरीके से हमला करके उनको शहीद किया गया,
तो जाहिर सी बात है कि जो भी मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनकी अहले बैत से मोहब्बत करता है, तो उसको ये गंभीर पीड़ा पहुंची है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आगे क्या होगा, तो आगे कुछ नहीं होगा, या आप निश्चित मान करके चलिए कि ये जो दादागिरी अमेरिका की और इजराइल की है, ये जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। इससे पहले इराक तबाह हुआ था, फिर सीरिया तबाह हुआ, और दुनिया के न जाने कितने मुल्क तबाह हुए, और ऐसे ही चलता रहेगा। और जहां तक रही बात ये प्रदर्शन करने वाली बात, तो जो जिस आवाम को मोहब्बत है वो जाहिर सी बात है वो प्रदर्शन करेगी। बाकी जो इसके बारे में कार्रवाई करने वाला मसला, चूंकि हमारे देश का तो विषय है नहीं, तो इसमें हम उतना ही बोल सकते हैं जितना कि कानूनी दायरे में या दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं वो उसके दायरे में रहे, उतना ही उचित है। बाकी आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आलम इस्लाम जो मुसलमान जो हैं वो विभाजित हैं 72 फिरकों में। कोई मुसलमान ही मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं, तो दूसरा क्या करेगा। अब जैसे कि ये शिया कम्युनिटी को है, बहुत सारे सुन्नी समुदाय के लोग शियों को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग वहाबियों को मुसलमान नहीं मानते, बहुत सारे लोग बरेलवियों को मुसलमान नहीं मानते। तो यहाँ तो ये इसके बारे में तो कहना बड़ा हास्यास्पद है। बस ये सिर्फ एक इंसानियत के नाते हम लोग इस पर एक दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ये एक बड़ा हादसा हुआ, कि एक मतलब दुर्दांत तरीके से उनको शहीद कर दिया गया, और बराबर गाजा में और दूसरी जगह पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है। बाकी और कुछ नहीं, जैसा ये हो रहा था वैसा ही होता रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, राखी आवाज आ रही है। मैम मैं अपना सवाल लूं, एक सेकंड में। मुझे सुन पा रहे हैं थपलियाल जी? जी मैडम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जकिया जी की आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सर। ठीक है, मैं बस एक बार चेक करना चाह रही थी कि आपका ऑडियो क्लियर है या नहीं। ठीक है मैम, कैसे अब आने वाली तस्वीर देखती हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये हो गया, और क्योंकि एक मूल प्रश्न तो मैंने शारदा जी से कर लिया था कि क्या अब इस वक्त पे ईरान को कम आके, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की तो एक कहते हैं ना बड़ा लक्ष्य था इजराइल के लिए, तो आने वाली तस्वीर अब क्या कहती है? बाकी सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा कारनामा तो किया नहीं अमेरिका इजराइल ने। देखो राखी, मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगी, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग आज बात कर रहे हैं ये किसी एक कंट्री का मामला नहीं है। हमें समझना है कि यूनाइटेडली हमारे ऊपर क्या प्रेशर आने वाला है, और किस चीज से फाइट कर रही थी ईरान की सत्ता, और किस चीज का सामना वो अकेले डट कर रही थी, जो एक एक करके टारगेट में आ रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब कोई चोर होता है ना, तो वो एक साथ पूरे घर में चोरी नहीं करता, लेकिन पुलिस हर जगह एक साथ हमला करती है। डिफरेंस समझो, ठीक है? तो वही डिफरेंस है इस सत्ता में, और वही डिफरेंस है आज के हमले में। आपने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके, चाहे वो इराक हो, चाहे आप कहीं पे भी हमला करते हैं, आप अकेले एक टारगेट करते हैं, उसको नष्ट नाबूद करते हैं। ये स्टार्ट सिस्टम गद्दाफी के टाइम से हुआ है, आज का ये सिस्टम स्टार्ट नहीं है। गद्दाफी ने डॉलर के अगेंस्ट में अपने रियाल को रखा था, और उस टाइम से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि हर एक चीज जो डॉलर के अगेंस्ट आएगी उसको हम नष्ट नाबूद करेंगे। और डॉलर को महत्वपूर्ण बनाता है ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है? तो दो चीज, लैंड रिसोर्सेज विद अटैच विद ऑयल इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स द डॉलर मार्किंग। अब देखो, इंडिया तो ऑलरेडी पंगे में है। आप कितना भी जी हजीरी कर लो, कितना भी आप अच्छा कर लो, या तो फिर आप ब्रिक्स को लेके चल लो, या तो फिर आप पंगे में आ जाओ। दोनों में से एक चीज आपको करना ही है। आज आप कितना भी उसका आगे पीछे कर रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। ये पंगा आज नहीं कल आएगा। दूसरी बात, दूसरा चैलेंज है कि सबसे बड़ी आबादी, जो मोटिव इनकी सीक्रेट सोसाइटी के तहत है, वो आबादी को कम करने की है। तो इंडिया एंड चाइना तो ऑलरेडी टारगेटेड है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, वो भी जो कि नॉन वाइट आबादी है, उसको एक्सेप्टेंस तो ये कभी देंगे ही नहीं, ठीक है? और इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम, इट इज नॉट अबाउट हिंदू, इट इज नॉट अबाउट क्रिश्चियन, क्योंकि इन्होंने अपना एक नया रिलीजन बना दिया है। आज ये सबसे ज्यादा इब्राहिमी समाज के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इब्राहिमी समाज में मीन्स देयर इज अ मुस्लिम, देयर इज अ क्रिश्चियन एंड देयर इज अ यहूद यूनाइटेडली वर्किंग टुगेदर। और ये समाज का नाम इसलिए दिया गया है कि ताकि ये तमू जम्बू जो आजकल सऊदी और कतर को ये इनवाइट करके अपने साथ चला रहे हैं ना, इस चीज को, ये नैरेटिव को
तब तक लेके चल सकें जब तक इनकी अपनी मोटिव पूरी नहीं होती है। देखो, इस्लामिक तौर पे अगर इस चीज को मैं देखूं तो हमारे कुरान में ऑलरेडी खुल के लिखा है। मुझे नहीं पता कि सूफी साहब क्यों इतना दब के बोल रहे थे, किस बात से डर के इतना बोल रहे थे, जबकि खुले आम चीज को बोलने की बात है। चीजें पता थी और ये खैमनाई जी को भी पता थी कि उनके साथ ये होगा, तभी उन्होंने इतनी बड़ी इनिशिएटिव ली थी कि ऑटो एनिमेटेड सिस्टम उन्होंने बनाया कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो किस तरह से ये सिस्टम चलेगी कि रिवॉल्ट कर सके। और देखो, ये रिवॉल्ट में कंप्रेशन हो सकता है, समझ रहे हो, एक स्प्रिंग को हम दबा सकते हैं, कंप्रेशन हो सकता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप्ड। वो कंप्रेशन जैसे ही थोड़ी सी एक लूप होल मिलेगी ना, इट विल एक्सप्लोड एवरीथिंग। जो इनका टारगेट है ना कि वन मैन आर्मी वन वर्ल्ड ऑर्डर, दैट वन वर्ल्ड ऑर्डर विल कम बट नेवर इन द फेवर ऑफ इजराइल, इट विल कम इन सम अदर फेवर। वो फेवर डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को रेज करता हुआ जो भी कम्युनिटी आगे जाएगा उसी के पेपर में। आज तुम देख लो, एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, क्या ये इनके पास पहले से नहीं था? और सिर्फ एप्स्टीन फाइल की बात हम क्यों करें? क्या हमारे इंडिया में जो बालिका गृह में हुआ या नथारी कांड हुआ, क्या ये एप्स्टीन फाइल से कम था? बट व्हाट वाज द रिजल्ट? हमें हैबिचुएटेड बनाया जा रहा है कि हम इस तरह की कांड को एक्सेप्ट करें, अपने लाइफ में विजुअलाइज करें और एक्सेप्टेंस लाएं। जीएमओ पे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरह से एक भून को ना पैदा हो, इसके लिए HIV के नाम पे आज वैक्सीन चल रही है, ठीक है, उसी तरह से हमारे यहाँ खाने में GMO चल रही है। आज आप GMO का फल उठा के देख लीजिए, आप पपाया का एग्जांपल ले लीजिए, आप पपाया को काटिए, पपाया भरा रहता था शीट से, आज पपाया में मुश्किल से आपको 1 या 5 शीट मिलेंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज दैट इज लैब जनरेटेड फ्रूट। कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि जब आपको कमजोर करना है, आपको वो चीज जिससे आपकी बॉडी रन होती है वो सिस्टम ही बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप लैब फूड पे जाओगे, कल्टीवेशन कम हो जाएगा। आपकी गवर्नमेंट ने किसानों से वो हक छीन लिया कि आप अपनी अनाज उगाएं, अनाज का आप जो उसका उसको रखें, सिक्योर करें, या गवर्नमेंट उसको सिक्योर करती थी और फिर उसको देती थी। लेकिन जीएमओ के ट्रीटी के बाद ये गवर्नमेंट भी सिक्योर नहीं, इजराइल की तरफ से लैब टेस्टेड सारे अनाज के शीट्स आ रहे हैं और वही कल्टीवेट हो रहे हैं, वही आपके घर तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही कम चीज रह गई है जिसमें अभी जीएमओ नहीं पहुंचा है, नहीं तो कोई ऐसा अनाज नहीं बचा है जिसमें आपको जीएमओ नहीं मिले। बीमारी, यूरिक एसिड होना, आपको रेगुलर डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, डाइजेशन लीड टू लीवर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक कैंप्स लगाती रहती हूँ, आई एम वेरी मच इनटू दिस, तो मैं जान रही हूँ कि ये सब बेस्ट रीजन ही सब। लेकिन इस चीज को भी अब साइडलाइन करो, आप एक आबादी की पैदाइश यानी लैब टेस्टेड बेबीज के ऊपर भी अब आप काम करने वाले हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हर बच्ची जो आज गर्भवती हो सकती है उसकी गर्भ को काम कर दिया जाए। और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये सब चीज चलाने वाला कौन है? जस्ट वन मास्टरमाइंड दैट इज रूल्ड बाय ज्यूइश, एंड दैट ज्यूइश डजंट कम फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स रशिया ने fully announced किया कि that we are not in the fight of anybody except in one family, that is Rothschild. Why he has taken this step? इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों सिर्फ एक फैमिली के अगेंस्ट? Why? Because the mastermind behind everything, जो भी चीज हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा डर से काबिज करना, डर से कंट्रोल करना और डर से रूल करना। आज उसने क्या अनाउंस किया ट्रंप ने कि आप खामनाई को, ईविल को मार दिया गया है और वहां की जनता अब अपने चीजों को कंट्रोल में ला सकती है। मतलब वो एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक रिवॉल्ट करे और कंट्रोल करे उस गवर्नेंस को, ताकि ये उस गवर्नेंस में सेकेंडरी एक्शन लेके अपनी चीजों को सेटअप कर सके, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सिस्टम अलाइंड है। ठीक है मैम। बेशक वहां पे सेकेंड रूट में ओके ठीक है, मैं वापस आती हूँ। हाँ, जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर अपन और उसको कंटिन्यू करेंगे। थपलियाल जी, सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, रक्षा की दृष्टि से मैंने किया था कि क्या इस वक्त पे अब खामेनेई की हत्या के बाद हम ईरान को कम आके
पहली चीज मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सिक्योरिटी, रक्षा और ये लगातार जो चल रहा है, ये जो अटैक्स चल रहे हैं, कौन कितना और पावरफुल होगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि इजराइल के जो राजदूत हैं रुवेन अजार, उनका वो लगातार अमेरिका के संपर्क में है, ये अभी की अपडेट है, और उनका ये कहना है कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी थी, इसीलिए ये तमाम चीज़ें हुई हैं, हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, और यदि वहाँ से भी अटैक होता तो हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। कुल मिलाकर ये बयान दिखाते हैं कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, ना तो इजराइल मानेगा, ना अमेरिका मानेगा, तो फिर ईरान अब क्या करेगा? देखो, ईरान वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जो रुचिकर भाग है कि जिस तरह से वहां की जनता का मोरल अभी भी यूनाइटेड है और मजबूत है, इससे ये लगता है हमें कि जो इजराइल है और अमेरिका है, इन दो पागलों को माकूल जवाब देना पड़ेगा। उनके आगे घुटने नहीं टेके खामेनेई ने, इसके लिए पूरी दुनिया उनको सलूट कर रही है, सलाम कर रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि इतिहास में जब कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने बच्चों को जिनके उनके सामने छीन लिया था मुगलों ने, आज वही स्थिति आई है कि अपने परिवार को भी दांव में लगाकर इस व्यक्ति ने जो शहादत ली है, धर्मगुरु ने, इनको हम नमन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह आज जो स्थिति मेरे भारत की, इस समय होली का पर्व है और मैं देख रहा हूं तमाम नेता अपनी सत्ता हासिल करने के लिए जनता के बीच में होली का पर्व मनाने लग रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है कि भारत का जो लीडरशिप है कितनी ऐसी है कि जिसको चिंता ही नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है वो भारत को होने जा रहा है। आज हमारे 1 करोड़ बच्चे अरब कंट्री में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं और उनकी रातें, उनकी नींद हराम हो रखी है। जिस तरह का माहौल इस समय मिडिल ईस्ट में हुआ है, अगर मेरी लीडरशिप संजीदगी होती, ऐसी होती जिसको अपनी जनता की चिंता होती, तो निश्चित रूप से इस समय पूरी ताकत हमें झोंकनी चाहिए थी इस पागलपन को रोकने की। लेकिन हमने पागलपन में ईंधन मिलाया। ये बड़ा दुख होता है हमें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह का हमारा आज दिन तक का जो रिकॉर्ड था इस देश का, उस रिकॉर्ड को बदलकर जो हम आज इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और इस युद्ध में कोई भी एक मजबूत पक्ष नहीं रखते हैं, ये चिंतनीय है। क्योंकि हमारा जो ईंधन है, हमारा व्यापार है, उसकी पूरी यही नेक है जो ईरान के से इधर आती है, और वो लगभग बहुत ज्यादा खतरे में है। हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही चौराहे पे खड़ी है और ये कितनी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अंधेरे में धकेलेगी। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय अमेरिका जैसे, हम अमेरिका को एक विकसित देश मानते हैं, वहां की जनता एक पागल को नहीं रोक पा रही है। इजराइल में एक ऐसा पागल है जो बेवजह से अटैक कर रहे हैं। ये जो हो रहा है और बड़ा कवच है, इनके बूते के बाहर है, उसके उस भूगोल के ब्रेक करके ईरान को खत्म करना। इराक को तो आसानी से इन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन ईरान का जो किसी भी तरह से आप देखेंगे। और दूसरी वो जो इस समय स्थिति, जो चीन बहुत साइलेंटली दीवार की तरह एक उसके पीछे खड़ा है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने चीन का रोल उस समय भी देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जिस तरह से वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, वही स्थिति आज ईरान के पीछे वो है। और उसकी ताकत और रशिया का जो बेड़ा है जो समुद्र में, वो भी लगभग तैयार है। हम उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, बाकी आई डोंट नो, वो तो बहुत कठोर पत्थर दिल हैं, उनको कोई दिल पिघलता नहीं है। लेकिन इस समय हमें फायर फाइटिंग करनी चाहिए।
हमें इस आग को बुझाना चाहिए। ये आग विश्व हित में नहीं है। यूक्रेन में जाके तो हम बोलते हैं कि हम युद्ध रोकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो रियल भारत को नुकसान पहुंचाने वाला ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे अगर हम खामोश हैं तो निश्चित रूप से इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। क्योंकि इस समय जो स्थिति है, और ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सारे देशों पे बम्बार्डमेंट शुरू कर दिए, और ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उसने युद्ध शुरू नहीं किया, युद्ध दो पागलों ने शुरू किया, और उनके लिए ये इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी उसने अपनाई है कि जिन जिन छोटे छोटे देशों ने अमेरिका को बेस दिए थे, उन बेसों को ध्वस्त करने का जो बीड़ा ईरान ने उठाया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं वापस आऊंगी। सभी एक्सपर्ट के व्यू तो आ गए। राजनीतिक रूप से अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, सुन रहा हूं। सर, दो बातें हैं। एक तो क्या है कि जो शिया मुसलमान हैं भारत में, उनका प्रदर्शन है, यानी ईरान में खामेनेई की हत्या ज़रूर हुई है, लेकिन इसका जो शोक है और इसका जो प्रदर्शन है वो हिंदुस्तान में भी है। तो क्योंकि भारत में भी प्रदर्शन है, लोग इसे अच्छा नहीं मानते, इस अटैक को अच्छा नहीं मानते। और एक बात उनकी भी है, जैसा कि अभी थपलियाल जी भी कह रहे थे, कि इसको रोकने के लिए बातचीत होनी चाहिए। चाइना का स्टेटमेंट है, रशिया का स्टेटमेंट है, भारत की तरफ से शांति की अपील की गई थी, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इस पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि क्या हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये बात सच में है, थोड़ा सा चिंता का विषय आया सर। माना कि भारत एक ऐसी पोजीशन पर है जहां कोई ऐसे अटैक नहीं करता, लेकिन अमेरिका के साथ संबंध हमारे कैसे हैं और इजराइल के साथ संबंध कैसे हैं, और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही होती है और यदि किसी को अटैक ही करना हो, तो कभी ऐसी स्थिति आई तो हम अपने आप को कितना संभाल कर रखे हुए हैं, या हमें कितना हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम भरोसा नहीं कर सकते सर, वो कितना ही सगा क्यों ना हो। राखी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। मैं पहले आपकी बात पे जाता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुस्लिम भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शोक सभा करना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक तरीके से वो समझ में आ सकता है, लेकिन वहां पर किसी भी देश को गाली देना, किसी भी देश के खिलाफ भड़काना, तो हिंसा भड़कने की चिंता होती है। तो निश्चित तौर पर जो भी विरोध प्रदर्शन है वो लोकतंत्र के अंदर अनुशासन में होने चाहिए, उसमें भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर बैठ करके उसके जलूस में या प्रदर्शन में आकर के दंगा भड़कता है, तो उससे निश्चित तौर पर देश की जो सद्भावना है, देश का जो हिंदू मुस्लिम भाई का प्रेम है, उसमें खटास पड़ेगी, गृह युद्ध की चिंता होती है। इसलिए बहुत सरकार बड़ी गंभीर है इस विषय पर, और निश्चित तौर पर वो ये किसी भी कीमत पर, सबको अपनी राय रखना अलग बात है, उग्र प्रदर्शन करना, उग्र नारे लगाना किसी देश, क्योंकि वो हमारा अपना देश है, हमारे देश की अपनी संप्रभुता है। किसी भी देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें हमारा शोक व्यक्त करना एक अलग बात है, कि किसी दूसरे के खिलाफ अनगढ़ बातें कहना, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर असर पड़ने की बात होती है। दूसरी बात, बड़ी आपने सेकंड बात कही कि भारत को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, और आप ये देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी वापस दिल्ली आने वाले हैं, और लगभग 9:30 या 10 बजे से हमारी बिल्कुल हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही है। इन सब समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमें इसमें क्या रुख अपनाना चाहिए, किस तरीके से रुख अपनाना चाहिए, इस पर हमारा पूरी तरीके से चिंतन करने हाईकमान बैठेगा, और वो उस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। अब जहां तक ये बात है कि आप ये देखोगे पाकिस्तान के अंदर भी जो शिया मुसलमान भाई है वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री उनके सामने खड़ी हो गई। आप ये बात देखना, अब उसमें मतलब युद्ध होने की स्थिति है, झगड़े होने की स्थिति है। अमेरिका के जो वहां पर राजदूत हैं उनके ऊपर उनको आग लगा दी है, उनमें तोड़फोड़ कर दी है। इसको हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी हो सकती, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के खिलाफ कोई भी बात है, आप अपनी बात रखना, वो समझ में बात आती है, लेकिन इस तरह का उग्र प्रदर्शन, इस तरह के किसी भी देश के राजदूत को जलाना, किसी भी देश में उनके राजदूत अटैक करना, कार्यालय पर अटैक करना, वो निश्चित तौर पर गलत है।
और भारत इस पर पूरी गंभीरता से इस बात को देख रहा है। जहां तक अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से बात करी, आप एक बात माने कि भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है। उसने हमेशा ये कहा कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। ये टेबल में बात करो, युद्ध मत करो। कि कोई भी युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास युद्ध हुआ, उसके अंदर भी हमास में हमने राहत सामग्री भेजी। लेकिन ये ना भूले वन साइड बात करने वाले कि क्या हमास ने इजराइल में जो वहां पर सैनिक आए हुए थे, टूरिस्ट सैनिक थे, टूरिस्ट नागरिक थे, उनको वहां से पर जाकर के कत्लेआम करना क्या वो वाजिब था? एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती। आप जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमारे जो अपने यहाँ बैठे हुए सारे व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी इस बात को नहीं देखा कि भाई अगर मानो इजराइल के अंदर जो टूरिस्ट है उनको हमास उठाकर ले जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो भी गलत है, इजराइल की कार्रवाई भी गलत है। इसी तरीके से ईरान, इराक, अमेरिका, इन तीनों के अंदर जो है मामला, वो निश्चित तौर पर इन तीनों देशों का अपना आपस में मामला है। कहीं ईरान ने गलती करी है, कहीं इजराइल ने गलती करी है, अमेरिका ने गलती करी है। और आप ये बात देख रहे होंगे कि अमेरिका में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इजराइल में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और ईरान में भी ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, खुमने के खिलाफ ईरान में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सब अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। देश की चिंता किसी को नहीं है, नागरिकों की चिंता किसी को नहीं है, वर्ल्ड की चिंता किसी को नहीं है, सब अपने अपने हितों में साधने में लगे हैं। इसलिए भारत के जो हमारे लीडरशिप है, वो भारत के हित में जो भी होगा वो फैसला लेगी। भारत के नागरिकों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। और ये बात मैं अभी थपयाल साहब बोल रहे थे कि हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है, और होली मिलन के कार्यक्रम को भी हमको गंभीरता पूर्वक आज की परिस्थिति देखते हुए मनाना चाहिए और आंख मीचनी नहीं चाहिए। आज विश्व में जो भी परिस्थितियां, उस परिस्थितियों पर बहुत अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। और देश के अंदर भी प्रत्येक शांतिप्रिय निवासी को, जो भी प्रत्येक शांतिप्रिय लोग हैं, उनको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ भी कोई भी चिंगारी ना पैदा उठे, और चिंगारी उठने से पहले उस पर पानी डाल दिया जाए। इस पर भी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, जो देश का हित चाहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत का हित चाहते हैं, जिनके लिए भारत सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, उनको भी निश्चित तौर पर एक एक नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर भी किसी किस्म की भी कोई भी अगर गलत हरकत करता है तो उसको रोकना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए, और संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना भी देनी चाहिए। आज देश जिस जगह खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक, बहुत अधिक सावधानी पूर्वक हमें रहने की जरूरत है। और हमारा नेतृत्व निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरीके से गंभीर है, और उसकी गंभीरता ये देखी जा सकती है कि आज ही हमारे देश के सीनियर लीडरशिप, सीनियर जो अफसर हैं, जो डिफेंस अफसर हैं, वो सब बैठने वाले हैं, और इस पर क्या क्या बात किस किस तरीके से होगी वो देखने वाली बात है। आज ये मानो कि पाकिस्तान भी हिंसा की चपेट में आ चुका है, जहां पर कोई युद्ध नहीं है। और जो देश हैं, हम देखे ईरान में भी हमारे नागरिक हैं। सर, मैं अनिल जी बस एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रक्षा की दृष्टि से और जो फॉरेन पॉलिसी होती है, काफ़ी दिग्गज और एक्सपर्ट लोग हैं, वो बहुत बेहतर डिसीजन लेंगे शायद हम। लेकिन एक सुझाव के तौर पर भारत को कंसर्न में अभी फ्रंट पे रखकर एक बात आई है। देखिए, परमाणु शक्ति हम नहीं बनने देंगे, ये इजराइल के राजदूत कह रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर तमाम चीज़ें की गई हैं, आप क्यों नहीं बनने देंगे? आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आप इस चीज़ को, ये जो जिद है और इस तरीके से चीज़ों को रोकना और इस तरीके से अटैक करना, ये अच्छा नहीं है। इसको कैसे भारत को कंसर्न में लीजिए। कल को मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ भारत में हो रही है जो हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है, और कल को इस तरह की कंट्रीज यदि कह दें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो फिर तो हम उस लेवल पे जाकर मजबूत हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। राखी जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक बात और, विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए आज पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं आतंकवादी के हाथ में अगर परमाणु अड्डा पड़ गया, परमाणु बम पड़ गए, तो पूरे विश्व का क्या होगा। आप ये देखें कि जो परमाणु बम है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे देश और ऐसे सरकार के हाथ में होने चाहिए जो उनको यूज करने के लिए देश हित में, विश्व के हित में यूज करे, ना कि विश्व को समाप्त करने के हित में यूज। सर, और पाकिस्तान, तो वो निश्चित तौर पर
नहीं, मैं राखी जी, मैं एक निश्चित तौर पर वो ईरान का मामला, इजराइल का मामला, अमेरिका क्या क्या मामला, किस वजह से वो इस बात को कहना चाहते हैं, वो उनका अपना मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि परमाणु बम निश्चित तौर पर वहां पर होने चाहिए, सुरक्षित हाथों में होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर उसका कहीं भी कोई दुरुपयोग ना हो। मैं कोई ईरान के अंदर के अंदरूनी मामले में या इजराइल के अंदरूनी मामले में, अमेरिका के अंदरूनी मामले में आज हिंदुस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता। हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता है कि हमारा देश जो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, किस तरीके से इन सब चीजों को टैकल करते हुए अपने को सुरक्षित रखें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे। आज सिर्फ हमारा इस पर फोकस होना चाहिए। हम किसी भी देश के अंदर किसने क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या रीजन है, उस वाद विवाद में पड़ना आज के समय की आवश्यकता नहीं है। आज की आवश्यकता है कि हम सिर्फ अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय थोड़ा सा है, मैं चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी से अपना कोई महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, शारदा मैम, समय मांगा था, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बुद्धिजीवी भाई साहब ने अभी जो बात कही कि हमास ने वो जो मारे थे उसका बदला क्या मासूम बच्चों की जान लेकर लिया जाना चाहिए था? उन्होंने अगर 15, 20, 25, 30 लोगों को मारा था तो क्या पूरे उन गाजा पट्टी को खाली कराने का ठेका दे दिया उन्होंने? और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, सुनिए, हम नहीं बोल रहे थे जब आप बोले पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम है। तो गलत जगह लेके जा रहे हो। वो परमाणु बम अमेरिका को नहीं दिखता है, अमेरिका को नहीं दिखता है वो परमाणु बम। ईरान का परमाणु बम बनाना, पाकिस्तान को फ्री कर देना। मैंने क्या कहा? मैंने इजराइल का समर्थन नहीं करा। मैंने ये जरूर कहा है कि क्या वहां पर 100 सवाल जो पर्यटक वहां पर आए हुए हैं, क्या उनका इस तरह करना ठीक है? और मैंने ये भी कहा है कि भारत ने फिर भी राहत सामग्री वहां पर ठीक है, अनिल जी प्लीज एक एक करके बोलिए। सर, झगड़े जैसा तो विषय है नहीं, ये एक एक करके बोलेंगे तो बहुत क्लियरिटी से बात आएगी। उसके बाद किसी पास नहीं है। आप देश के खिलाफ बोलोगे, आप देश के खिलाफ बोलोगे, वो गलत है। आप वन साइडेड मत बोलो, आप जेन्युइन बात करो। आप देश किसे मान रहे हैं? क्या 4 लोग देश का ठेका लेकर बैठे हैं? भारत के 140 करोड़ लोग देशवासी हैं। हमें 140 करोड़ लोगों में से हम भी हैं। हमें आप भी हो, हमें आपकी भी सुरक्षा की चिंता है, आपको सेफ रखने हमारी चिंता है। जब हम आपसे ये बात करेंगे दूर दबाकर बैठ जाना देश को सुरक्षित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अनिल जी और शारदा मैम, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट मैम, जकिया जी 1 सेकंड रुकिएगा। कौसर हसन जी समय मांग रहे थे। सर बोलिए, अनम्यूट करिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात आई है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ईरान के जो खामनाई साहब हैं, उनके साथ तो मुसलमानों का एक धार्मिक रिश्ता है, तो मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन करना और ईरान का समर्थन करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाली जो बातें आ रही, ये मेरे हजम नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये ग्रेटर इजराइल को बनाने की पॉलिटिक्स है, जिसमें कि वो अरब का मदीना और मक्का और इराक और नजफ और उर्दन और ये सारी चीजों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाए जाने की प्लानिंग है। उस प्लानिंग में जो भी इस्लामिक देश जो है इसमें सामने आएगा, उसको इजरायली सहयूनी ताकतें और अमेरिकन ताकतें उसको नेस्तो नाबूद करने का काम करेंगी। चाहे पहले वो इराक रहा हो, चाहे फिर वो सीरिया रहा हो, चाहे वो यमन रहा हो और चाहे अब ईरान रहा हो। जो भी उनके इस मंसूबे के सामने, उनकी खतरनाक प्लानिंग के सामने आएगा, उसको इसी तरीके से सफाई हस्ती से मिटाने का काम किया जाएगा। ये बात स्पष्ट है और हमारी कौम का एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि क्या इजरायली प्लानिंग है और क्या इजरायली प्लान है, और वो इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जकिया जी। मैं कुछ ऐसा ही बयान करने वाली थी। खैर, एनीवे, देखो, एक चीज समझना होगा कि आज लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका को लेके, लेकिन भूल गए कि अमेरिका ही वही पीछे है जो उसने पाकिस्तान को इतनी बड़ी परमिशन दे दी कि वो एटम बम बना ले। हाँ,
अगर हमें किसी चीज का अपोज करना था तो हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान के एटम पंप के परमिशन को अपोज करना था। बीच में जब हम लोग ने सिंदूर एक्शन लिया तो उस पे इतना जल्दी अमेरिका क्यों एक्टिव हुआ? बिकॉज वहां पे अगर एटम बम पे कोई एक्शन हम लोग लेते हैं तो डेफिनेटली वो अमेरिकन बूस्टेड है। तो अमेरिका ने आखिर अपना अल्टरनेट पाकिस्तान के पास क्यों रखा है? डेफिनेटली उसकी टारगेट कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या पे है, हमारी आबादी पे है, आज ना कल हमारी। और हमने उससे नैले पे दैला क्या किया है? पूरा कसौल उठा के इजरायली की आर्म्स को फोर्सेस को दे दी है। कसौल में आप जाइए तो देखिए हर जगह आपको इजरायली फोर्स दिखेंगी, उनकी पूरी तरह से मिलिट्री वहां पे बड़ी रहती है। अभी जब से वहां पे बाढ़ और ये सब आया था तो कुछ कम हुआ है, अदरवाइज वहां पे आपको हर दूसरा इंसान, 3 इंसान में 2 इंसान आपको इजरायली मिलेंगे। बस आपके होटल उनके हिसाब से, कोशर फूड वहां पे चल रही है, हर एक चीज उनके हिसाब से चल रही है। तो ये सारी चीज हम क्या नहीं लग रहा है कि हम अपने फ्यूचर को गड्ढा खोद रहे हैं अभी से, जो कल को हमारे लिए, हमारी जनसंख्या की जिसके लिए अनिल जी इतना तक दिखा रहे हैं संवेदना, उस जनसंख्या के लिए ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क बन के उठने वाली है। दूसरी बात रही, अनिल जी ने कहा कि भाई कोई भी संवेदनशील घटना ना हो, इसके लिए ख्याल रखना है कि कोई भी तरह से, यानी आप एक डर के समय में रह रहे हैं। आपको ये डर है कि कोई अमेरिका मुर्दाबाद ना बोल दे, ताकि अमेरिकी के एम्बेसी के आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ताकि हमारी जो जीएसडी वाली सिस्टम चल रही है, जो बड़े मुश्किल से 50 से 15 पे आई है, इस कंडीशन में भी हमारे किसानों का खेती उठा के हम अमेरिका की खेती से लेंगे, तो वो कंडीशन फिर से ना गिर जाए, फिर से 50 पे ना आ जाए कि हमारी जनसंख्या फिर से जाकिया बहन एक इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। जाकिया बहन मैं आपको, हम अमेरिका से क्यों डरेंगे? हम अमेरिका से क्यों डरेंगे? आप ये बताएं, हम अमेरिका से क्यों डरेंगे? आप क्या अपने देश में उपद्रव होने दें? क्या अपने देश में उपद्रव होने दें? आप इसमें अमेरिका से क्यों जुड़ रहे हो? चाहे किसी भी देश के राजदूत हो, किसी भी देश के राजदूत कर रहे हो, हम उसमें कैसे होने देंगे? आप इसको अमेरिका से डरने वाली बात नहीं कहो। अगर हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता। हिंदुस्तान अपने आप में सांप्रदायिक देश है, अपने आप में देश है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से आरोप ना, ठीक है चलिए अनिल जी ठीक है, ज़किया जी ठीक है। देखिए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, भारत को कंसर्न में रखते हुए हमें इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, ईरान अपना बदला लेगा, साफ खुलकर बोल चुका है। वहां से अमेरिका और इजराइल मानने को तैयार नहीं है, यानी ये लड़ाई थमती हुई तो नहीं दिखती। और ज्यादा तस्वीरें, इससे ज्यादा वर्स्ट यदि सामने आएंगी तो फिर कौन आगे आएगा, कौन साथ देगा ईरान का? क्या ईरान को जरूरत पड़ेगी? यदि मान लीजिए रशिया और चाइना ने जो शांति की अपील की है, दोनों में से एक भी कोई आगे आता है, फिर आप देखिए तस्वीरें और कैसी होंगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि या तो शांति से रुक जाए, यदि नहीं रुकेगा तो सर फिर बाकी के जो देश है ना, जो बहुत अच्छे संबंधों को देख रहे हैं, उन पर भी इसका असर तो दिखेगा। फिर वो भारत ही क्यों ना हो, उस पर असर दिखेगा। हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा, इस लड़ाई को नहीं देख सकते, वो अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि समय बहुत हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, खामेनेई की मौत हुई है, ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर की है खामेनेई की हत्या करने के बाद, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है खतरनाक बदला वो लेगा। इधर इजराइल और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। वो कैसे रुकेगा? शांति की अपील की जा रही है, क्योंकि ये आने वाली तस्वीर अच्छी नहीं है। ये बात हमने कल भी कही थी और आज तस्वीरों में देखिए कुछ और हो गया। अगली तस्वीर क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।